वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों हल्दिया रिफाइनरी का जो है 4/8/2019 का जो है पेपर केमिकल इंजीनियरिंग का। और इसमें दोस्तों जो है अप्रोक्स जो है 90 क्वेश्चन मैंने जो है इसमें जो है लिखा है, चूँकि ये मेमोरी बेस है। और ये जो है जब भी मैं पेपर दे के आया था तो उसमें जो है मैंने ओपी गुप्ता में जो क्वेश्चन मिले थे उस पर डायरेक्ट लिखता गया था। तो और जो है कुछ जो है क्वेश्चन जो क्लियर नहीं थे तो उन्हीं के आसपास के जो क्वेश्चन मैंने इसमें भी डाल दिए हैं। जैसे अभी लास्ट में बताऊंगा, जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लियर नहीं था कि यहीं आया था या दूसरा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं 90 क्वेश्चन पूरे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो पूछे गए हैं। मैक्सिमम ओपी गुप्ता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और ये दोस्तों दोनों के लिए जो है, हल्दिया के लिए और गुजरात रिफाइनरी दोनों के जो है जो भी लोग भरे हैं फॉर्म, उनके लिए दोनों के लिए जो है बेस्ट रहेगा, है ना। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके रिपीटेबल हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन इज प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम फ्रॉम कोल रिच रिजर्वायर रॉक। ये ऐसा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम जो है किस बेसिन में पाया जाता है। तो ये दोस्तों काम्बे बेसिन, जैसे सबसे ज़्यादा कोयला दामोदर वैली में होता है, वैसे ही जो है पेट्रोलियम जो है सबसे ज़्यादा जो है काम्बे बेसिन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। दूसरा क्वेश्चन कि विच कंट्री कंज्यूम मोर एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कौन सी कंट्री करती है। तो वह दोस्तों चाइना उस समय का था ये। और अभी जो है फ़िलहाल क्या है ये देख लीजिएगा। ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस टाइप के फ्यूल का एग्जाम्पल है। तो ये दोस्तों इन्हें फॉसिल फ्यूल कह लो, हाइड्रोकार्बन फ्यूल कह लो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कह लो, यानी ऑल ऑफ दीज हैं, है ना। नेक्स्ट है एज हीट एंड प्रेशर एक्ट अपॉन पेट्रोलियम। जब हम हीट और प्रेशर जो है पेट्रोलियम पे अप्लाई करते हैं तो ये फाइनली किस में चेंज हो जाता है। तो ये दोस्तों एनजी गैस, नेचुरल गैस में चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट है 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, तो एक बैरल में जो है कितने गैलन होता है। तो 42 गैलन होता है, ठीक है। द नेशन हैविंग द लार्जेस्ट प्रोवन जो है रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल इज, यानी कि कौन सा नेशन के पास सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल रिजर्व है। तो है दोस्तों सऊदी अरेबिया, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इक्वल इज कॉल्ड, यानी कि करें वह प्रेशर या वह प्रेशर और टेम्परेचर जिस पे जो है सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपने देखा है, पढ़ा भी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कह रहा है कि इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, तो उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं ना। नेक्स्ट है द मैक्सिमम टेम्परेचर एबव विच लिक्विड कैन नॉट बी फॉर्म, यानी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिकोनेंडेंट कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था द मैक्सिमम प्रेशर एबव विच नो गैस कैन फॉर्म रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उस टेम्परेचर पे जो है मैक्सिमम प्रेशर जिस पे जो है कोई भी गैस जो है एक तरह से जो है फॉर्म नहीं होगी, तो दोस्तों क्रिकोनेंट बार कहते हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक आया था जो है आगे पीछे मैंने दोनों को इसी में सम्मिलित कर लिया, इसमें से कोई एक आया था। नेक्स्ट है द लाइन सेपरेटिंग द लिक्विड, जो द लाइन सेपरेटिंग द लिक्विड फेज रीजन फ्रॉम टू फेज रीजन, यानी कि टू फेज रीजन में से जो लाइन जो है अलग अलग फेज को सेपरेट करती है, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है बबल पॉइंट कर्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेशर एट विच बबल ऑफ गैस इज फर्स्ट लिबरेट फ्रॉम द ऑयल इज कॉल्ड, यानी कि पहली बबल्स बने गैस पे, ठीक है, तो उसको जो बबल पॉइंट प्रेशर कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। ड्यू पॉइंट इसमें से पूछा है कि ड्यू पॉइंट क्या है, तो ये जो है एक तरह से टेम्परेचर है एट विच अ गैस बिकम अ लिक्विड, जिस पे जो है एक तरह से यह वह टेम्परेचर है जिसमें गैस जो है एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो ये एक तरह से ड्यू पॉइंट हो गया। तो इसमें बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट इनमें से कोई एक आया था, लेकिन मैंने जो है श्योर ना होने से, श्योर इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन कई रिफाइनरी में आया हुआ है, तो उस पर जो है कई
लिख दी गई है कि ये जो है इसमें भी आया था उसमें भी आया था, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था। एक ये क्वेश्चन आया था कि विच इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसमें से कौन जो है इनकम्प्रेसिबल है। तो डेड ऑयल एक तरह से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, बाकी लाइव ऑयल हुआ, गैस हुआ, ये कंप्रेसिबल में आएंगे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या है ये। विच फ्लोमीटर इज़ यूज फॉर कस्टडी ट्रांसफ़र ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कह रहा है कि कौन सा फ्लोमीटर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है फ्लो देखने के लिए काम आते हैं। तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जो है ऑरिफिस भी यूज होता है, कोरियोलिस होता है और टरबाइन होता है, जिसमें से मैक्सिमम आपका कोरियोलिस मीटर यूज होता है और टरबाइन मीटर भी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटर मेजर मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मेजर करने का कौन सा फ्लो मीटर है, तो है दोस्तों कोरियल्स, है ना। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑरिफिस प्लेट। इसमें से देखिए सेगमेंट ऑरिफिस प्लेट क्या है या कंसेंट्रिक बोर ऑरिफिस प्लेट क्या है, इनमें से कोई एक आया था। तो सेगमेंट ऑरिफिस प्लेट क्या है, एक तरह से ये एक तरह से हैज़ अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग एंड इज़ यूज फॉर लिक्विड विथ सस्पेंडेड सॉलिड या हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रेंड गैस, ठीक है। और अगर हम कंसेंट्रिक बोर ऑरिफिस प्लेट देखें तो ये एक तरह से हैज़ वन होल लोकेट नियर द टॉप ऑफ द लिक्विड एंड नियर द बॉटम ऑफ द पाइप फॉर गैसेस, ठीक है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन मेथड ऑफ नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस मेथड से मेनली किया जाता है, तो वो दोस्तों पाइपलाइन के जरिए होता है, ठीक है। एपीआई ग्रेविटी पूछा था 60 फारेनहाइट पे वाटर की, तो होता है 10। एपीआई ग्रेविटी किसके लिए मैक्सिमम है, तो जो जितने भी लाइट क्रूड ऑयल हैं, हल्के क्रूड ऑयल, उनकी एपीआई ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। बीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म पूछा था, तो बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर है। नेक्स्ट है इसमें से जो है तीन मैंने जो है क्लियर नहीं था, तो तीनों मैंने ला दिया है, फिक्स रूफ टैंक वाला, फ्लोटिंग रूफ टैंक वाला और एक जो है आपका स्फेरिकल टैंक। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने तीनों इसमें से लिख दिया है ना। कि कोई भी आए अगर रिपीट होगा तो आपको पता चल जाएगा। पूछा है कि फिक्स रूफ टैंक कहाँ पे यूज होता है, तो फिक्स रूफ टैंक आर जनरली यूज टू स्टोर प्रोडक्ट दैट डू नॉट रेडियली वेपराइज एट अ एम्बिएंट टेम्परेचर या स्टोरेज टेम्परेचर कंडीशन। कह रहा है कि फिक्स रूफ टैंक वो टैंक हैं जहाँ पे दोस्तों हम इनमें उस टाइप के जो है प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं जो टेम्परेचर पाके जो है वेपराइज ना हो, है ना। यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है या 30 डिग्री है तो वो वेपराइज ना हो, तो ऐसे जो है प्रोडक्ट को रखने के लिए हम फिक्स्ड रूफ टैंक यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा जो है फ्लोटिंग रूफ टैंक होते हैं, जिनका यूज क्या होता है कि ये जब एम्बिएंट टेम्परेचर पाके कोई भी जो है प्रोडक्ट वेपराइज होने लगता है तो उनके लिए जो है हम फ्लोटिंग रूफ टैंक, जैसे गैसोलीन है, गैसोलीन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वेपराइज होना शुरू कर देगा, 40 डिग्री 50 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर मिलता है ये वेपराइज होना शुरू कर देगा। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, फ्लोटिंग रूफ टैंक रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और टैंक है हमारा बुलेट टैंक। ये क्या है कि विच फॉलोइंग टैंक कैन बी यूज फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी को रखने के लिए कौन सा टैंक यूज करेंगे, तो इसके लिए जो है बुलेट टैंक। अगर पूछ ले प्रोपेन के लिए, प्रोपेन हो गया और जो है आपका पेट्रोलियम गैस हो गई, एलपीजी हो गई, प्रोपेन हुआ, इन सब के लिए जो है बुलेट टैंक आते हैं, उनका यूज करते हैं। एक जो है स्पेरिकल टैंक जो है नॉर्मली सभी जगह आपने देखा होगा, ये उस जो है प्रोडक्ट को रखने के लिए यूज होता है जिनका जो है बहुत हाई वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये 4 टैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिनमें से जो है चारों पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो द गैस ब्लैंकेटिंग सिस्टम ऑफ अ फिक्स्ड रूफ टैंक प्रिवेंट, जो
जो भी गैस होल्डिंग टैंक होते हैं तो ऊपर से जो है नाइट्रोजन की ब्लैंकेटिंग कर दी जाती है। तो नाइट्रोजन के ब्लैंकेट, कोई भी सॉल्वेंट, अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है तो सॉल्वेंट वाले जितने भी टैंक होते हैं जो टेम्परेचर पाके तुरंत वेपराइज हो जाते हैं, बहुत जो है मोर वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो है एज ए जो है नाइट्रोजन की ब्लैंकेटिंग करा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दो लाभ हैं, नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग के दो लाभ हैं। पहला, द इवापोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट जो है रिड्यूस, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ एयर रिमूव, है ना। ऐसे समझिए कि जैसे प्रेशराइज होगा वो जो ब्लैंकेटिंग से, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट जो है इवोपरेट नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर तो जो है नाइट्रोजन का प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी, यानी कि वो जल्दी वेपराइज होगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा कि उसमें जो है कहीं से भी अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ब्लैंकेटिंग है, तो कहीं से भी ऑलरेडी अंदर प्रेशर है और बाहर का प्रेशर है, तो अंदर ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है, तो जो है कोई भी एयर जो है अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि एयर भी अगर एटमॉस्फेरिक एयर तभी प्रवेश करेगी जब बाहर का प्रेशर जो है ज़्यादा हो, अंदर का कम हो। लेकिन अंदर ब्लैंकेटिंग करके प्रेशर बढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ पे एयर इंग्रेस नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपका जो है फायर ट्रैंगल में जो है एयर जो है वो एक तरह से रिमूव हो जाएगी। एयर मिलेगी नहीं तो वो फायर वगैरह कुछ नहीं हो सकता है ना, तो एक तरह से इनर्ट नेचर भी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डज द जो है व्हेन डज द ब्लैंकेट गैस गेट वेंटेड टू, व्हेन प्रेशर राइजेस इन अ टैंक। तो कह रहा है कि जो ब्लैंकेट की गई गैस है या जो नाइट्रोजन से प्रेशराइज की गई हुई गैस है, तो कह रहा है कि इसको जब आप वेंट करते हो तो इसको कहाँ पे आप वेंट करते हो, जब प्रेशर बढ़ता है तो ये कहाँ पे, इनकी वेंटिंग कहाँ पे होती है। तो चूँकि ये सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट के साथ नाइट्रोजन वगैरह सारी जो गैसेस हैं हाईली फ्लेमेबल हैं, तो इनकी वेंटिंग जो है हम कहाँ करेंगे, एटमॉस्फेयर में तो कर नहीं सकते। लेकिन हर रिफाइनरी में वेपर रिकवरी सिस्टम होता है, जो वेपर उठेगी उसको रिकवर करने की जो है एक तरह से सिस्टम होता है। मुझे तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ यूरिया प्लांट या अमोनिया प्लांट में जैसे जब कोई भी पीएसवी पॉप होती है या अमोनिया कहीं से रिलीज होती है, तो उसको जो है एक तरह से वाटर से वॉशिंग करा के उसको जो है एक तरह से अमोनिकल वाटर बना के फिर से अमोनिया का यूज कर लेते हैं। वैसे ही जो है आई थिंक जो है जो आपका अगर ब्लैंकेटिंग से ओवर प्रेशराइज होती होगी, कोई गैस वैस लीक ऑफ होती होगी, तो उसे वेपर रिकवरी सिस्टम में भेज दिया जाता होगा, है ना। वेपर रिकवरी सिस्टम क्या है वो देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू स्टोरेज टैंक टू रेगुलेट फास्ट प्रेशर चेंज। कह रहा है कि अगर प्रेशर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई वेसल में जो 3 kg पे कोई गैस रखी है, अचानक वो 1 kg हो गई, यानी कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो वहाँ पे क्या कौन से जो है उस प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए क्या लगा होता है। तो उसके लिए दोस्तों बीदर वाल होते हैं। बीदर वाल जैसे समझिए, जैसे एक एटमॉस्फेरिक पे कोई भी लिक्विड रखा गया है, अगर वो माइनस में जाने लगे, जैसे जो है वैक्यूम में जाने लगे, तो वैक्यूम में क्या होगा, जाएगा तो जो है वेसल कोलेप्स होने का डर है, तो वहाँ पे क्या होगा, बीदर वाल लगे होते हैं। बीदर वाल से एयर इंक्रीज कर जाएगी और पूरा का पूरा पॉजिटिव प्रेशर बना देगी, तो आपका वैक्यूम की वजह से कोलेप्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट पर्पज़ ऑफ स्मूथनिंग स्टीम इन अ टैंक। जो एक ये चीज़ है, ये इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक ये चीज़ है कि व्हाट पर्पज़ ऑफ स्मूथनिंग स्टीम इन अ टैंक। स्टीम का जो है टैंक में स्मूथनिंग के लिए जाना क्या है ना। तो एक तरह से स्मूथनिंग के लिए जो स्टीम जाती है, तो उसमें जो है इंटरनल अगर फायर हो रहा है, होने का चांस है, तो उसमें जो है क्या करेगी, स्टीम जो है वो एक तरह से एयर को डिप्लेस कर देगी। एक ये रीज़न है। सेम एक ये क्वेश्चन था, या इसका अगला क्वेश्चन था कि हाउ इंटरनल फायर ऑफ स्टोरेज टैंक कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि अगर
स्टोरेज टैंक के अंदर जो है आग लग गई है तो उसके इसमें उससे कैसे बचा जाए। तो एक तो उसमें जो है फोम इजेक्ट करा दीजिए। अगर इन रिफाइनरी में सबसे बड़ी दिक्कत है VLEV की, है ना, जो वेपर एक्सपेंडिंग एक्सप्लोजन वगैरह होता है या फायर अगर इंटरनल लग गई तो उसको बुझाने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। एक तो उसमें फोम डायरेक्ट इंजेक्ट कर दो, या जो है स्मूथनिंग स्टीम्स की स्मूथनिंग करा दो। ये क्या स्मूथनिंग स्टीम क्या है ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है इसका, है ना। एक ये क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ GSB, पता ना GSB का था, GOB का था, TCB का था या NSB का था, है ना, इनमें से कोई एक था। तो सबका मैंने लिख दिया। GSB का होता है ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम, GOV का मतलब होता है ग्रॉस ऑब्जर्व वॉल्यूम, TCV का मतलब है टोटल, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, TCV का मतलब है टोटल सर्कुलेटेड वॉल्यूम, और NSV का मतलब है नेट स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिस्ट्रिक्ट रिवर्स फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो जो है चेक वाल, एक तरह से, है ना, चेक वाल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है EPA का फुल फॉर्म तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होती है। ओसा का फुल फॉर्म तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनके लिए कौन सा कलर यूज होता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो पीले कलर के होते हैं ना, पीले, है ना। LEL और UL अगर देखें मेथेन की तो 5.3 से लेके 40% है, 14%। लेकिन ये जो है अलग अलग जो है, मैंने नेट पे देखा तो ये अलग अलग जो है एजेंसी का अपना अपना अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मोस्ट हजार्डस कंपोनेंट ऑफ श्योर क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल में सबसे हजार्डस खतरनाक जो है कंपोनेंट है वो क्या आता है दोस्तों। तो उसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेफ ऑक्सीजन कंटेंट रेंज इन अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की रेंज क्या है। तो इसमें 19.5 से लेकर 23.5 के बीच में है। एक कन्फाइंड स्पेस एक जो है क्या होती है, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। तो जहाँ पे दोस्तों हैज़ लिमिटेड मीन ऑफ एक्सेस एंड एग्जिट, जहाँ पे एंट्री करने का और एग्जिट करने का लिमिटेड स्पेस हो उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जैसे कोई वेसल है, वेसल में मेन होल जब आप खोलते हो तो वहाँ पे सीढ़ी लगा के नीचे जाना होता है क्लीनिंग के लिए। तो वहाँ पे देखोगे लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे मोटा आदमी उसमें इंटर कर ही नहीं सकता, है ना, पतला आदमी आराम से चला जाएगा। यानी कि स्पेस जो है लिमिटेड है। दूसरा, इट नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन। ये जो कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन के लिए डिज़ाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप जाके टैंक के अंदर, वेसल के अंदर जो है आप जाके जो है 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे बिताओ। ये कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन के लिए डिज़ाइन नहीं है। काम करो तुरंत बाहर निकलो। ठीक है। तीसरा, हैज़ लिमिटेड नेचर वेंटिलेशन। इसमें जो है नेचुरल वेंटिलेशन जो है लिमिटेड होता है, यानी कि अंदर बहुत कम ऑक्सीजन, नेचुरल वे में देखें तो बहुत कम जो है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच पाती है ना। नेक्स्ट है बिफोर इंटरिंग कन्फाइंड स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जब हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करते हैं तो कौन कौन सा टेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं। उसके बाद जो है LEL, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट परसेंट क्या है वो देखते हैं। टॉक्सिक वेपर टेस्टिंग, टॉक्सिक वेपर है या नहीं ये देखते हैं ना। LNG मतलब होता है आपका लिक्विफाई नेचुरल गैस, है ना। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है वो एक तरह से उसको स्टोर करने का जो टैंक होता है वो कैसा होता है। तो डबल कंटेनर, उसमें एक कंटेनर के बाद दूसरा कंटेनर यानी डबल कंटेनर होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी मानी जाती है। तो 4.182 केजी पर केजी सेंटीग्रेड होती है ना। हेड और स्पीड का अगर रिलेशन देखें पंप के अफिनिटी लॉ में, तो हेड जैसे जैसे आप अगर हेड बढ़ाना चाहोगे तो स्पीड को 2 गुना रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर पावर बढ़ाना मतलब पावर के देखेंगे तो स्पीड 3 गुना रखनी पड़ेगी।
अगर 1 गुना कब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्यू डिस्चार्ज के रूप में, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। डायमेंशन पूछा था डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो ml इनवर्स T/-1 पेनिट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, √d होता है, ठीक है। अप्रोच कूलिंग टावर में क्या होता है, तो कोल्ड वाटर लीविंग द कूलिंग टावर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन इट इज़ ईजी टू रिमूव, कह रहा है कि ड्राइंग ऑपरेशन में सबसे इजी किस चीज़ को रिमूव करना है, तो अनबाउंड मॉइस्चर को, ठीक है। लुईस नंबर किस किस की रेशियो है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी दोनों की रेशियो है ना, लुईस नंबर। ऑपरेटिंग वेलोसिटी इन पैक्ड कॉलम, यूजुअली जो ऑपरेटिंग वेलोसिटी होती है पैक्ड कॉलम की यूजुअली कैसी होती है, तो ये आधी होती है फ्लडिंग वेलोसिटी के, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम एट मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, अगर मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी रिफ्लक्स रेशियो की क्या हो जाएगी, तो वो दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। कुडसन डिफ्यूजिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी होती है, √2, यानी कि किसका भी है √2 ही होता है उसके वैल्यू है ना। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन किस इनिशिएट बाय, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये इनिशिएट बाय लाइट से इनिशिएट होती है। मोलिकुलरिटी ऑफ प्योर वाटर के जो है मोलारिटी कितनी होती है, तो 55.6 होती है। टर्बो मशीन वर्क अंडर, जितने भी टर्बो मशीन होती हैं वो जैसे पंप वगैरह, तो ये टर्बो मशीन में कुछ पंप भी आते हैं ना, तो टर्बो मशीन जो है उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ पे वर्क करते हैं, ठीक है। एनपीएसएच इज डिफरेंट बिटवीन, एनपीएसएच किस किस का डिफरेंस होता है, तो सक्शन प्रेशर और वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है। एयर वेसल जो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में वो किस लिए यूज होता है, तो ये दोस्तों रिड्यूस एक्सेलरेशन टू मिनिमाइज, यानी कि ये एक्सेलरेशन को एक तरह से मिनिमम रखता है, ठीक है। कंप्रेसर क्या क्या हैंडल कर सकता है, तो इसमें जो है था कि ऑन जो है सॉलिड लिक्विड गैस या ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन था उसमें, तो इसमें जो है कंप्रेसर हमेशा दोस्तों गैस को ही हैंडल कर पाएगा, ठीक है। सर्जिंग अकर व्हेन प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब सर्जिंग समझे क्या होता है, कि जब क्या होता है कि सर्जिंग में हमेशा जो है फ्लो जो है कंप्रेसर का डिस्चार्ज फ्लो जीरो हो जाता है, यानी मिनिमम हो जाता है ना। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो है कंप्रेसर जो है एक तरह से खाली हो जाता है, जैसे पंप में कैविटेशन क्या होता है, पंप में कैविटेशन ये होता है कि जब पंप कैविटेट होता है तो कोई भी जो है फ्लो नहीं देता है, यानी लिक्विड का डिस्चार्ज नहीं देता। वैसे ही सर्जिंग में क्या होता है कि जब कंप्रेसर की सर्जिंग होती है तो वहाँ पे जो है फ्लो जो होता है एयर का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। ये समझिए बस, प्रेशर का जो है समझने के लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा गहरा जाना पड़ेगा। सर्जिंग का मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे जो है कंप्रेसर जो है बिल्कुल फ्लो ना दे, जैसे कैविटेशन में क्या होता था कि पंप फ्लो नहीं देता था, तो पंप में जो फ्लो नहीं मिलता था तो उसे कैविटेशन कहते थे, और यही चीज़ कंप्रेसर में होता है तो उसे सर्जिंग कहते हैं, ठीक है। स्टीम टरबाइन किस पे वर्क करती है, तो ये रैंकाइन साइकिल पे वर्क करती है। नेक्स्ट है ऑन विच टैंक पीवीआरवी प्रोवाइडेड, पीवीआरवी मतलब होता है प्रेशर वेंट रिलीज वॉल, प्रेशर वेंट रिलीज वॉल, पीवीआरवी है ना। तो जैसे पीएसवी होता है, पीआरवी होता है, तो वैसे ही पीवीआरवी एक वाल होता है। तो ये दोस्तों जो है किसी भी टैंक हो, चाहे फिक्स्ड रूफ टैंक हो, फ्लोटिंग रूफ टैंक हो, या दोनों ऑप्शन था, तो इन सभी में जो है एक तरह से पीवीआरवी लगी होती है। क्लास 1 का प्रेशर वेसल जो होता है वो किस चीज़ को रखने के लिए यूज होता है, तो लीथल सब्सटेंस, जितने भी लीथल सब्सटेंस है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, उसको जो है कंटेन करने के लिए क्लास 1 प्रेशर वेसल का यूज होता है। लग सपोर्ट किस लिए यूज होता है, तो लग सपोर्ट यूज टू प्रोवाइड यूजुअली फॉर वेसल ऑफ मच स्मॉलर हाइट देन स्कर्ट सपोर्ट वेसल, कहने का मतलब ये है कि लग सपोर्ट जो होता है, जो स्कर्ट सपोर्ट
से कम हाइट वाले जो है वेसल के लिए यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर सेचूरेटेड लिक्विड फीड। सेचूरेटेड लिक्विड फीड के लिए जो है क्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ट्यूब पिच इज डिफाइंड एज, यानी कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो है ट्यूब पिच जो है उसको डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये दोस्तों होती है शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब के बीच में जो है शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को जो है एक तरह से पिच कहते हैं, ट्यूब पिच, ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम द ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो रेंज, यानी कि ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो का रेंज कितनी होती है, तो 1.1 से लेके 1.5 टाइम होती है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लक्स रेशियो वेरिएशन इन डिस्टिलेशन कॉलम बिटवीन, जो रिफ्लक्स रेशियो है उसका वेरिएशन डिस्टिलेशन कॉलम में कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, तो मिनिमम और इनफाइनाइट होता है, ठीक है। 25% कट सेगमेंटल वफेल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हाइट इज़ 75% ऑफ आईडी ऑफ सेल, यानी कि हाइट जो है इनर डायमीटर का 75% है, ठीक है। नेक्स्ट सैडल सपोर्ट आर यूज टू, सैडल सपोर्ट किसके लिए यूज होता है, तो ये हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल वसल के लिए सैडल सपोर्ट का यूज होता है। वफल में भी एलिमिनेटेड फार, यानी कि कहाँ पे जो है वफल को हम वफल को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जहाँ पे हाई विस्कस लिक्विड है, हाई विस्कस लिक्विड जहाँ पे 600 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो है हम वफल को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर every 10 degree rise the temperature the rate of chemical reaction double, when the temperature rise from 30 to 70 the rate of reaction increase। तो इसको बहुत ही सिंपल टर्म में समझिए, ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर जगह मिलेगा। कह रहा है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है, तो 30 से 70 तक ले जाने के लिए रिएक्शन कितनी गुना हो जाएगी, तो देखिए 30 से 70 ले जाएंगे तो सबसे पहले 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी कि 10 10 10 3 बार 10 आया, तो जब 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, एक बार 10 बढ़ा रहे हैं तो ये डबल हो जा रहा है, तो जब 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 2 टू पावर क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी कि जो है 2 तो पहले से ही रहा, फिर जो है उस पर 2 टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 16 टाइम ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 दूना 4 और हाँ बिल्कुल 16 टाइम बढ़ेगी। बेट जो है बीईटी ऑपरेटर्स यूज टू डिटरमाइन, तो बीईटी ऑपरेटर्स हमेशा जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है कैटालिस्ट का, और जो है सॉलिड कैटालिस्ट का उसका यूज करते हैं, है ना। द साल्ट कंसंट्रेशन व्हेन 0.1 मोल ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 20 लीटर ऑफ वाटर, तो उस केस में जो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, तो 29.25 हो जाएगी। कह रहे कि नाइट्रिक एसिड की जब हम सिंथेसिस कराते हैं जहाँ पे हमें 95 से 97% कन्वर्जन मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो वहाँ पे प्लेटिनियम यूज होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किस किस का रेशियो है, तो थर्मल कंडक्टिंग टू फिल्म थिकनेस इसका है ना। नेक्स्ट फॉर कोल्ड विस्कस फीड, कोल्ड विस्कस फीड है तो वहाँ पे किस टाइप का इवापोरेटर यूज करेंगे, तो वहाँ पे बैकवर्ड फीड इवापोरेटर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा एक तरह से मेथड यूज होता है, कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो डीले क्रैकिंग, ये डीले केकिंग होता है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है ना। डिस्चार्ज इन लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप, लेमिनार फ्लो में जो डिस्चार्ज होता है एक तरह से वो जो पाइप का वरी करता है किसके अकॉर्डिंग, तो रेडियस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल इज़ मेड अप बाई, तो क्रूड ऑयल दोस्तों जो है एल्केन से बना होता है, साइक्लो एल्केन से बना होता है और एरोमेटिक से बना होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट किस में ट्रीट होता है, तो पुल्स कॉलम एक्सट्रैक्टर में यूज होता है, मतलब ट्रीट होता है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री, 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है।
Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू, तो ये R, ठीक है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है मैकेनिकल वर्क होता है या नहीं होता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो स्टीम की लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ड्यू पॉइंट ऑफ एयर इंडिकेट, यानी कि जो ड्यू पॉइंट होती है इंस्ट्रूमेंट एयर की या प्रोसेस एयर की, तो उससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि मॉइस्चर कंटेंट क्या है। ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही समझिए कि जो है वो एकदम मॉइस्चर उसमें कम होता जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है आप समझिए कि जो है उसमें मॉइस्चर भी बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि +20 डिग्री है, तो +20 डिग्री ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है किसी भी एयर का, तो इसका मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ठीक है। अगर -20 डिग्री है ड्यू पॉइंट किसी भी एयर का, तो इसका मतलब कि उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो है ड्यू पॉइंट जो होता है एयर की, इंस्ट्रूमेंट एयर की जो है ड्यू पॉइंट कितनी होती है, तो -20 होती है, -20 डिग्री, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्यूपरेटर क्या होता है, तो रिक्यूपरेटर एक तरह से एक कंटिन्यूस वेस्ट हीट रिकवरी इक्विपमेंट है। रिक्यूपरेटर मैंने बहुत अच्छे से स्टीम वाले चैप्टर में पढ़ाया था। स्टीम इंजेक्टर का यूज कहाँ होता है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट वाट पर मीटर केल्विन है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो T⁴ के होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो CaSO4 12H2O है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला तो NaSCO3 है। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस थी, उसका फार्मूला क्या है, तो जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसका फार्मूला C2H3NO। दोस्तों मिथाइल को याद रखने के लिए जैसे उसमें जो है बस मिथाइल में बस NO जोड़ दीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूँ। फॉर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर द वैल्यू ऑफ एफ, यानी कि जो जैसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो बाइनरी लिक्विड मिक्सचर के लिए जो है एफ़ की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैंने फेज रूल समझा दिया था। तो बाइनरी मिक्सचर है तो यानी कि यहाँ पे जो है फेज क्या होगा, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है तो फेज भी आपका जो है 2 हो जाएगा, और सी जो है कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, बाइनरी मतलब 2 है, ठीक है। तो इस बस फार्मूले पर रख लीजिए F = C-P+2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जैसे मैंने रख दिया है। तो एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, आप तैयारी कर रहे हो इसका कमेंट करके बताना कि फॉर वॉशिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनिया एयर मिक्सचर बाय मीन्स ऑफ वाटर द वैल्यू ऑफ एफ। ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन इसरो में आया था, और इसमें ये पूछा था कि अमोनिया की जो है अमोनिया एयर मिक्सचर है, यानी कि अमोनिया में एयर भी है ना। तो अमोनिया को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए आप जानते हो कि उसके लिए जो है आपको वाटर से वॉशिंग कराएंगे। एयर मिक्सचर को वॉशिंग से क्या, जो है पानी से क्या कराएंगे, वॉश कराएंगे। तो अमोनिया जो है हाईली डिज़ोल्व है वाटर में, तो अमोनिया क्या होगी, तो पानी में डिजॉल्व होकर नीचे आ जाएगी, और एयर जो है प्योर एयर जो है एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो अमोनिया को वॉशिंग करनी है हमें एयर मिक्सचर से रिमूव करने के लिए, तो वहाँ पे पूछा है एफ़ की वैल्यू क्या होगी, तो F होता है C-P+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें C कितने हैं, यानी कि कंपोनेंट कितने हैं। उसके बाद जो है समझना है कि P कितने हैं, यानी कि फेज क्या क्या है। उसके बाद जो है एफ़ की वैल्यू अपने आप आ जाएगी F = C-P+2। तो आप
कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन इस एफ़ की जो है वैल्यू कितनी आएगी वो बताइए, है ना, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना थोड़ा सा पड़ेगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि ये ये बताना है आपको कि ये किसका नियम है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पूछा है कि इट स्टेट दैट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ लिक्विड फेज। ये किसका नियम है और इस नियम का नाम क्या है ना, यानी कि कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है ए है वो एक तरह से मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये किसने बोला था, तो ये एक ये और इसमें जो है एफ़ की वैल्यू निकाली है ना, दोनों निकाल के बताइए दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए और कमेंट करके बताइए। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि नई नई रोज़ रोज़ समस्या कुछ न कुछ आ जा रही है, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आई होप आगे ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।